नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर गर्मा गर्म में। मैं हूं और इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और ये खबर है गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई। जैसलमेर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोहतास चौकी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जवानों के साथ मुलाकात की, उनसे बॉर्डर की चुनौतियों पर बातचीत की। उन्होंने जवानों के साथ डिनर भी किया और साथ ही सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीएसएफ समेत अर्धसैनिक बलों के जवानों को बड़ी सौगात दी है। गृह मंत्री ने कहा कि अब अर्धसैनिक बलों के जवान भी परिवार के साथ 100 दिन तक रह सकेंगे और इसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही उन्होंने जवानों को हेल्थ कार्ड की भी सौगात दी है। शाह ने कहा अब सभी जवानों का इलाज कैशलेस होगा। इसके लिए फरवरी महीने तक करीब 25 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। इस कार्ड के जरिए जवान अपने परिवार के लोगों का भी मुफ्त इलाज करा सकेंगे। और अब आपको अमित शाह के दौरे की दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, गृह मंत्री ने बीएसएफ के बॉर्डर आउटपोस्ट पर जवानों से मुलाकात की और उसके बाद शाह ने बीएसएफ जवानों के साथ डिनर किया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस दौरान उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। आयुष्मान भारत का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि सीआरपीएफ के सभी जवानों और उनके परिवारजनों को भी एक अलग अलग कार्ड दिया जाएगा और वो कोई भी अस्पताल में जाकर वो कार्ड को स्वैप कर अपने परिजनों का और खुद का इलाज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए, किसी भी प्रकार के आपत्ति के। ना आपको कोई एप्लीकेशन देनी है, ना बिल देना है, ना बिल बाद में सीआरपीएफ से बीएसएफ से इसको अप्रूव कराना है, कुछ नहीं करना है। कार्ड स्वैप करने के साथ ही आपके परिजनों का आपका इलाज शुरू हो। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो को भी हम इंप्रूव करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे भरोसा है 2024 तक इसमें हम काफी सुधार कर लेंगे और कम से कम एक साल के अंदर 100 दिन जवान अपने परिवार के साथ रह पाए, इस प्रकार की व्यवस्था भी हम अब साइंटिफिक तरीके से करने जा रहे हैं। चलिए और अब बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के। तीसरा दिन है उनके दौरे का। गोरखपुर में सुबह 10 बजे गोरक्षनाथ मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वो बात कर सकते हैं, इस दौरान जानकारी दे सकते हैं। 7 दिसंबर को गोरखपुर आएंगे प्रधानमंत्री। एम्स और खाद कारखाना का लोकार्पण करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे चंदौली सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस गोरखपुर में होगी। विकास कार्यों का जायजा लेंगे, चंदौली में शिलान्यास करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उधर प्रयागराज में होंगे आज राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा है। शाम 5 बजे वो पहुंचेंगे प्रयागराज। निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज रात स्वराज भवन में ही रुकने का उनका प्रोग्राम है। सोमवार को वाराणसी जा सकते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रयागराज में होंगे, जबकि स्मृति ईरानी अमेठी। जी हां, सुबह 11:20 पर पहुंचेंगी तिलोई सीएचसी जन स्वास्थ्य मेले में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। तिलोई में बस स्टेशन के साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाली हैं। तिलोई से कानपुर के लिए रवाना होंगी स्मृति ईरानी। और उधर वाराणसी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई दलों पर निशाना साधा। वहीं लुंगी टोपी वाले बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का बचाव किया।
तोगड़िया ने काशी और मथुरा के मंदिरों के लिए कानून बनाए जाने की मांग की। साथ ही कहा कि मुझे खुशी है कि भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो रहा है। परंतु जब तक नंदीकेश्वर के सामने बाबा विश्वनाथ का मंदिर नहीं है और हमारी मां श्रृंगार गौरी मस्जिद से मुक्त नहीं है, तब यह काम बहुत छोटे हैं। उधर अंबेडकर नगर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। एक बार फिर से वो अखिलेश पर तंज कसते नजर आए। अंबेडकर नगर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर जमकर बरसे और कहा कि अब मैं उन्हें अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। उप मुख्यमंत्री कटेरी विधानसभा में 125 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश पिछड़ों के नाम पर जो थोड़ी बहुत राजनीति कर रहे हैं उसे ही अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके दिल में कोई सम्मान होता तो 2014 से 2017 के बीच जब उनकी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी तो उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं। अब श्री अखिलेश यादव नहीं कहता हूं, उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। लेकिन वह पिछड़ों के नाम पे जो भी थोड़ी बहुत राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अवसरवादिता कहा जाता है। अगर पिछड़ों के लिए उनके मन में कोई सम्मान होता तो 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में थी और उन लोगों को स्थान देते जिनको इस समय स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और अच्छी खबर अमेठी से, जहां पर AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस के साथ साझेदारी में यहां पर हथियारों का निर्माण शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश का अमेठी रक्षा उत्पादन उपकरण में बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अमेठी में 5 लाख से ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। देश में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की कड़ी में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कोरबा अमेठी यूपी में 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन की योजना को मंजूरी दे दी है। रूस के साथ साझेदारी में यहाँ हथियारों का निर्माण किया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही यह परियोजना उत्तर प्रदेश को भारत के बढ़ते रक्षा निर्माण केंद्र के तौर पर स्थापित करेगा। हिंदुस्तान देश का ऐसा पहला देश बनने जा रहा है जहां पर सबसे अत्याधुनिक हथियार का निर्माण करने जा रहा है। आपको बता दें कि अमेठी जो है आयुध निर्माण परियोजना कोरबा में, जहां पर रूस के कोलैबोरेशन से 5 लाख से अधिक अत्याधुनिक AK-203 राइफल का निर्माण करने जा रहा है, जिसको लेकर के मंजूरी मिल चुकी है। सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। और इधर देश में पहली बार डाक विभाग ने धार्मिक मुहर जारी किया है और अब सभी आने जाने वाले पत्रों पर धार्मिक मुहर, जी हां, ये वो मुहर है जिसमें अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के चित्र होगी। डाक टिकट कोई भी हो, मुहर अयोध्या के हनुमानगढ़ी की ही होगी। आज फैजाबाद के प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में कल फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह, हनुमानगढ़ी के महंत और संकट मोचन सेना के प्रमुख संजय दास और प्रवर अधीक्षक डाकघर RN यादव ने हनुमानगढ़ी के चित्र में मुहर का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब देश विदेश में अयोध्या के हनुमानगढ़ी का वैभव पहुंचेगा। आज अयोध्या के लिए सौभाग्य का दिन है कि हनुमानगढ़ी के स्टैंप का लगा हुआ पत्र या रजिस्ट्री या जहाँ भी स्टैंप लगता है, आज से वहाँ शुरू हो गया है। और पूज्य हनुमानगढ़ी के महंत संजय दास जी भी, उनके यहाँ पर आशीर्वाद से हम लोगों ने इसको शुरू किया। पूरे देश में जो भी पत्र व्यवहार होगा उसमें हनुमानगढ़ी का चित्र लगा होगा। और इधर यूपी टेट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर और सीसीटीवी फुटेज सामने आए और इस फुटेज में राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय दिख रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा
जो लीक का कांड हुआ है। पहली तस्वीर आरोपी राय अनूप प्रसाद की। राय अनूप ने सफेद शर्ट स्लेटी पैंट पहनी हुई है। दूसरे फुटेज में आप देख रहे हैं आरोपी संजय उपाध्याय को, जिसने पीली टी शर्ट और स्काई ब्लू जीन्स पहन रखी है। और तीसरी फुटेज में आरोपी राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय की होटल में मुलाकात आप देख रहे हैं, जिसमें दोनों एक साथ दिख रहे हैं। राय अनूप प्रसाद प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है और संजय उपाध्याय परीक्षा नियामक प्राधिकारी है। प्रिंट होने से पहले ही यूपी टीईटी के पेपर को लीक करने की प्लानिंग बन चुकी थी। यूपी एसटीएफ के हाथ राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय की 23 अक्टूबर को एक 5 स्टार होटल में मुलाकात के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। ये फुटेज 23 अक्टूबर 2021 के हैं और 26 अक्टूबर को राय अनूप प्रसाद की कंपनी RSM फिनसर्व को यूपी टीईटी के पेपर प्रिंट करने का वर्क ऑर्डर जारी हुआ था। यानी 3 दिन पहले ही राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय की जो मुलाकात 5 स्टार होटल में हुई थी, क्या उसी में डील हुई थी वर्क ऑर्डर लेने की? और उसके बाद एक ऐसी कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया गया जिसके पास अपनी सिक्योर्ड प्रेस यूनिट भी नहीं थी और उसने 4 छोटी उन कंपनियों को पेपर प्रिंट करने का ठेका दे दिया जिनके पास सिक्योर्ड प्रेस नहीं थे, सिक्योर्ड यूनिट नहीं थी, जो शादी ब्याह के कार्ड छापते थे। और इन्हीं प्रिंटिंग प्रेसों से लीक हो गया यूपी टीईटी का पेपर। अब एसटीएफ जल्द ही राय अनूप प्रसाद और संजय उपाध्याय को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके करेगी आगे की पूछताछ। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो 23 को मुलाकात होती है, 26 को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और उसके बाद जो हुआ हम सबके सामने है। चलिए अब आपको दिखाते हैं आरोपी राय अनूप प्रसाद की उस फर्म की हकीकत जिसे पेपर छापने का ठेका दिया गया था। जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचे तो पता चला कि वह प्रिंटिंग का नहीं बल्कि बियर की सप्लाई का काम होता है। और हुआ है, आपको बता दें जिस फर्म को ये काम दिया गया था वहां पर असल में प्रिंटिंग का कोई भी काम नहीं होता है। आप तस्वीरों में देखेंगे ये वही RSM फिनसर्व लिमिटेड है जिसको ये काम दिया गया था। ये बदरपुर दिल्ली में ऑफिस है इसका और यहाँ पर आप लोगों पर नज़र भी मारेंगे तो ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक और जो एसटीएफ ने छानबीन की है उसके मुताबिक ये जो कंपनी है वो यहीं से चलती थी, दिल्ली की इसी बिल्डिंग से चलती थी। फर्स्ट फ्लोर में इसका ऑफिस था और सबसे बड़ी बात है कि ये एक बियर का गोदाम है, यानी जांच पड़ताल बिल्कुल नहीं की गई और लापरवाही लगातार सामने देखने को मिली है। नियामक प्राधिकरण के जो परीक्षा के अधिकारी हैं संजय उपाध्याय, उन्होंने राय अनूप प्रसाद को ये इसी फर्म के मालिक है राय अनूप प्रसाद, जिनको गिरफ्तार एसटीएफ ने किया इसी मामले में और बताया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम कराती है और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बियर का गोदाम है, यानी पूरी तरीके से लापरवाही बरती गई है और जब जांच की गई तो परत दर परत खुलती गई। अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात है कि ये जो फर्म है ये राय अनूप प्रसाद की है और ये इनकी मित्रता जो है वो गौतम बुद्ध नगर में जब बतौर संजय उपाध्याय तैनात थे तब हुई थी और उन्होंने दोस्ती के चलते ये ठेका इनको दिया था। फिलहाल जांच की जा रही है और अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 दिल्ली। दो दोस्तों के बीच एक साजिश होती है और लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है और जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर से बिछ गई है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम पूरा का पूरा बर्फ से ढक चुका है। और कुछ ऐसी तस्वीरें चमोली से भी देखने को मिल रही है। चमोली से खबर जहां पर विंटर सीजन से पहले औली में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। सैलानी औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी नहीं होने के कारण कई पर्यटक काफी मायूस भी हैं। औली से दिखाई देने वाली नंदा देवी पर्वत,
द्रोणागिरी, लाता घुगटी, त्रिशूल पर्वत में अच्छी बर्फबारी हुई है। औली आने वाले सैलानी पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ को देखकर ही खुश है। औली में सैलानियों की संख्या बढ़ने से पर्यटन विभाग की उम्मीद भी बढ़ गई है। उत्तराखंड एक अच्छी जगह भी, ओली तो बेस्ट लगी। बस बर्फ से थोड़ा मिस कर दिया कहीं पे, बाद में आते तो आया, जल्दी आते तो फिर तो हो सकता था जो भी। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। जम्मू